बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था एक अर्ध संघात्मक रूप में पाई जाती है, जिसमें केंद्र सरकार के पास में शक्तियां होते हुए भी उन शक्तियों को वह राज्यों में विभाजित करता है। लेकिन राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, या अपन ये कह सकते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए, अधिकांशतः शक्तियाँ राज्यों के पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार को सौंपी गई हैं। सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था में जो एकात्मकता के गुण हैं, उन एकात्मकता के गुणों को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया है, या अपन ये कह सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में एकात्मकता के गुणों का होना अति आवश्यक है। जैसे कि देखिए, एकहरी नागरिकता। जहाँ तक संघात्मक शासन व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ पर दोहरी नागरिकता का उपयोग किया जाता है। एक राज्यों की नागरिकता और दूसरी होती है संघ की नागरिकता। लेकिन भारत में एकात्मकता के गुणों को समावेश करने के लिए एकहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अर्थात भारत के नागरिकों को किसी राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र इत्यादि की नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। उसे केवल एक ही नागरिकता संघ की प्रदान की जाती है, जो एकात्मकता का विशेष गुण माना जाता है। दूसरा है, विशेष तौर से अपन शक्तियों का बंटवारा मानते हैं कि 3 प्रकार की सूचियां निर्धारित की गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन विशेष तौर से यहाँ पर भी एकात्मकता के गुणों को बनाए रखा गया है। जैसे कि संघ सूचियों पर अधिकार पूर्ण रूप से संघ सरकार का होता है कि किसी प्रकार से कानूनों का निर्माण कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार के भी यानी अधिकार दिए गए हैं कि वह अपनी सूचियों पर निर्धारित करता है। लेकिन यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में किया गया है। जैसे संघ सूची के विषय पर तो वो कानून बना ही सकते हैं, साथ साथ ही समवर्ती सूची को ज़्यादा उसको प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद देखिए कि राज्य सूची के कुछ विषय ऐसे भी हैं जो राष्ट्रीय महत्व के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, और उन पर राज्य सरकारें तब तक कानून नहीं बना सकती जब तक कि राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति नहीं देता हो। जैसे कि देखिए, संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत किसी भी राज्य सूची के विषय को यदि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके ये निर्धारित कर देता है कि यह राष्ट्रीय महत्व का है, तो वह विधेयक केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए, राज्यों में कार्य करने वाली अखिल भारतीय सेवाएं जो राज्यों में कार्य करती हैं, लेकिन फिर भी उसे राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है, और संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्धारण पूर्ण रूप से अपन कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है, जो विशेष तौर से शक्तियों के बंटवारा होते हुए भी यानी केंद्र के पक्ष में नहीं। इसके बाद देखिए कि इन तीनों सूचियों से पृथक भी कुछ अपशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, और उन अपशिष्ट शक्तियों को यहाँ पर राज्यों को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को सौंपा गया है। इसी प्रकार से देखिए, अगली एकात्मकता के यानी तत्व में संघ एवं राज्यों के लिए एक ही प्रकार का संविधान। राज्यों के लिए अपन के लिए यानी अपनी सूचियों को निर्धारित करने के लिए कोई पृथक से संविधान का निर्माण नहीं किया गया है। वह केवल केंद्र के द्वारा जो संविधान निर्धारित है या एक ही संविधान निर्धारित है, संपूर्ण राज्य उसी के अनुरूप कार्य करते हैं, और कोई भी राज्य इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। अर्थात अपन कह सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान का निर्माण किया गया है, जो एकात्मकता का तत्व है। इसके बाद देखिए, केंद्र राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है। इसका मतलब राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अपन मानते हैं कि इसमें कोई विशेष बहुमत प्राप्त नहीं होता, ना ही इसमें राज्यों की सहमति ली जाती है। क्या जाता है कि इसमें संसद के दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर ही किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने, नए राज्यों का निर्माण करने, नए राज्यों का दूसरे राज्यों में विलय करने का पूरा अधिकार होता है, जो एकात्मकता का प्रतीक माना जाता है, जिसमें केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इसके बाद देखिए, एकीकृत न्यायपालिका। राज्यों के लिए यद्यपि उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का अंतिम रूप या अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में जाहिर की जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय अधिकतर केंद्र के रूप में यानी केंद्र की शक्तियों को बनाए रखने के लिए ज़्यादातर फैसले सुनाता है। अपन कह सकते हैं कि एकीकृत न्यायपालिका भी भारतीय शासन व्यवस्था में संघीय व्यवस्था होते हुए भी एकात्मकता के गुणों को बढ़ावा देती है। इसके साथ देखिए कि संकट काल में एकात्मकता भी पाई जाती है। जैसे कि अपन मानते हैं कि राष्ट्रपति के पास में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं।
संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत किसी राज्य अथवा किसी विशेष क्षेत्र में चाहे तो आपातकाल लागू कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य की व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही होती है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के समय जिस राज्य में इसका उपयोग किया जाता है उस राज्य की संपूर्ण शासन व्यवस्था केंद्र के पास में चली जाती है और अपन ये कह सकते हैं वहाँ राज्यपाल के माध्यम से प्रशासन का संचालन उसी के द्वारा किया जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से यानी कि संकटकालीन समय में संघीय शासन व्यवस्था कार्य नहीं करती, बल्कि पूरा भारत एकात्मकता के रूप में कार्य करता है। राज्यों की समस्त शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं और केंद्र राष्ट्रपति शासन लागू के माध्यम से, या अपन ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू कराकर राज्यपालों के माध्यम से वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करता है। इसके बाद देखिए राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा। संघीय शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें किसी एक राज्य क्षेत्र में अपने समस्त उच्च पदाधिकारियों का या तो निर्वाचन के आधार पर चयन किया जाना चाहिए या किसी नियुक्ति के आधार पर। लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, राज्यों में राज्यपाल का निर्वाचन नहीं किया जाता और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट के आधार पर पेश करता है। यह भी एक प्रकार से एकात्मकता का तत्व है। इसके बाद देखिए कि राज्य सरकार के पास में जो राज्य सूची के विषय हैं वो आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं हैं, क्योंकि ना उनको किसी प्रकार का स्पेशल कर लगाने की छूट है और ना ही आय के अधिक स्रोत हैं। इसी आधार पर कहते हैं कि जो 97 केंद्र सरकार के विषय दे रखे हैं उनमें केंद्र सरकार को अधिक से अधिक आय होती है और ऐसे संसाधन या ऐसे विधेयक स्वयं के पास रखें। अतः ऐसी स्थिति में राज्य आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर होते हैं कि बजाय कि स्वतंत्र विदेश नीतियों का संचालन करने वह केंद्र की आर्थिक नीतियों पर आधारित रहता है और समय समय पर आपातकालीन परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में जब तक केंद्र सरकार आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करती, राज्य सरकारें अपना कार्य नहीं कर सकती। अतः अपन कह सकते हैं कि राज्यों की आर्थिक निर्भरता भी एकात्मकता को बढ़ावा देती है। इसी प्रकार से देखिए कि राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता। संघीय शासन व्यवस्था जैसे अमेरिका में पाई जाती है तो वहाँ पर राज्यों को कैंटन कहा जाता है। वहाँ पर यानी कि 50 राज्य हैं जिसे, और इन 50 राज्यों से अपन 2 प्रतिनिधि समान प्रतिनिधित्व के आधार पर उच्च सदन में भेजते हैं। इसी प्रकार से वहाँ पर उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है जिसमें 100 सदस्य हैं। लेकिन भारत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। भारत में समान प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा सदस्यों को भिन्न भिन्न यानी कि इस प्रकार से किसी राज्य से कितने लिए जाते हैं, किसी राज्य से कितने लिए जाते हैं, यह उसकी जनसंख्या के आधार पर निर्भर करता है, जबकि समान प्रतिनिधित्व के आधार पर किसी प्रकार का कोई यहाँ पर संबंध नहीं है। सामान्यतः इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि आपकी दोनों चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था भी पाई जाती है, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था वहीं तक कायम है जहाँ तक केंद्र के हितों को हानि नहीं पहुँचती हो, जबकि एकात्मकता के गुणों को इसलिए समाहित किया गया है ताकि देश की एकता, अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भूमिका, मुद्रा इत्यादि चीज़ों का निर्धारण किया जा सके। और इसलिए अपन कह सकते हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था के साथ साथ एकात्मकता के गुणों को समावेशित किया गया है। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। अगली क्लास में आपको बताएंगे केंद्र और राज्यों के मध्य किस किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। अगली क्लास।